मानव है मेरे राम। अयोध्या में राम का राज्य प्रारंभ हो गया है। लोकप्रिय राजा हैं राम, लेकिन जो लोकप्रिय होता है उसका विरोध भी होता है। विरोध और लोकप्रियता दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इश्यूज हैं। राम ने जब राज्य अपने हाथों में लिया और लक्ष्मण मुख्य प्रशासक की भूमिका में है, तो व्यवस्था में परिवर्तन आने लगा, सामाजिक न्याय का विस्तार होने लगा, पीड़ित और शोषित सुख का अनुभव करने लगे, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, परपीड़न ये सब नियंत्रित होने लगे। लेकिन जो शोषक और भ्रष्टाचारी थे, जो आर्य होते हुए भी राक्षसी वृत्ति के थे, वे राम के विरोधी हो गए। और शक्ति ऐसे ही लोगों में होती है। शक्ति होना और लोकप्रिय होना, शक्तिशाली होना और लोकप्रिय होना, ये दोनों अलग हैं। तो शक्ति का केंद्रीकरण कहां है? उन लोगों के पास में है जो दुष्प्रवृत्ति के। प्रत्यक्ष विरोध का अवसर तो था नहीं, कर नहीं सकते थे प्रत्यक्ष। क्यों नहीं कर सकते थे? जो दुष्ट थे वो प्रत्यक्ष विरोध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि राम एक जनप्रिय शासक, जनप्रिय शासक का प्रत्यक्ष विरोध संभव नहीं। जनप्रियता एक ऐसा ही स्वरूप है, एक ऐसी शक्ति है। अयोध्या की जनता ने 14 वर्ष प्रतीक्षा की थी राम की। इसलिए क्या हो रहा है, क्या घट रहा है अयोध्या में? अनैतिक आचरण करने वाले होते भी बुद्धिमान हैं। यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आईक्यू और एआई उनका जबरदस्त होता है, जो भ्रष्ट और अनैतिक काम करते। अनैतिक आचरण वाले बड़े बुद्धिमान थे। वे समझ गए कि राम की सामर्थ्य में जन शक्ति एक महत्वपूर्ण तत्व है, बड़ा महत्वपूर्ण तत्व। अगर शत्रु को हराना है और प्रत्यक्ष युद्ध में शत्रु को पराजित कर पाना संभव नहीं, तो कूटनीति क्या कहती है? कूटनीति, डिप्लोमेसी, कूटनीति, डिप्लोमेसी ये कहती है कि जिस सक्षम व्यक्ति की शक्ति का जो स्रोत है, शक्ति पर प्रहार नहीं हो सकता, तो शक्ति के स्रोत पर प्रहार कर दो। मेरे राम, मैं आपको एक प्रकरण की ओर ले चलता हूं। हम सब परिचित हैं बुद्ध से। हम लोग चल रहे हैं जरा बुद्ध के समय, बुद्ध के समय में चल रहे हैं। इस समय मगध में अजात शत्रु राजा है और उन्हें जीतना है साम्राज्य, और पड़ोस में राज्य है, एक छोटा लेकिन बड़ा सशक्त राज्य है, वज्जी संघ, जिसकी राजधानी है वैशाली। और वैशाली की विशेषता है कि ये डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये क्या है? गणतंत्र है। इसमें सामूहिक नेतृत्व और सामूहिक शक्ति से युद्ध लड़ा जाता है। और
ये सब लिच्छवी हैं। 8,000 लिच्छवियों का ये संगठन है। बड़ा कठिन है इनको जीतना। अजात शत्रु क्या करते हैं? दरबार लगा है और अजात शत्रु अपने मंत्री वत्सकार से पूछते हैं कि हे वत्सकार, बताओ अगर हम राज्य पर आक्रमण करते हैं वज्जी पर तो क्या होगा? वत्सकार कहते हैं कि ठहर जाइए, मैं बुद्ध से पूछ करके आता हूं। इस समय सिद्धार्थ बुद्ध हो गए हैं और राजगृह के निकट गिद्धकूट पर्वत पर रह रहे। राजगृह जो है करीब 90 किलोमीटर पटना से दूर है। राजगीर, राजगृह, गिरि वज्र, ये सब एक ही क्षेत्र है। और यहीं पास में है गिद्धकूट पर्वत, वहां पर निवास कर रहे थे इस समय बुद्ध। वत्सकार जाते हैं और बुद्ध से पूछते हैं कि मेरे महाराज ने पूछवाया है कि हम वज्र संघ पर आक्रमण करें या न करें। बुद्ध के एक प्यारो हुआ करते थे, आनंद। वही उनके निजी सेवक भी थे और वही पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी थे। तो बुद्ध पूछते हैं आनंद से कि हे आनंद, तुम मुझे बताओ कि जो वज्र संघ है, जो लिच्छवी हैं वैशाली के, क्या वे आपस में नियमित रूप से मिलते हैं, बैठक करते हैं, अपने संथागार माने पार्लियामेंट, अपने संथागार में सामूहिक रूप से एक मत होकर के क्या निर्णय लेते हैं? आनंद ने कहा हां, सब कुछ ऐसा ही होता है। तो बुद्ध ने कहा आनंद से कि कह दो वत्सकार से कि आक्रमण न करें, अजात शत्रु वैशाली पर जीत नहीं पाए। लौट आए वत्सकार। फिर दरबार लगा था अजात शत्रु का। तो पूछा कि बुद्ध ने क्या कहा है। जो बुद्ध ने कहा था बताया वत्सकार ने अजात शत्रु को, और साथ में अपनी भी राय दी कि महाराज मेरी राय भी है कि वज्र पर हमला न किया जाए। अजात शत्रु क्रोधित हो उठा, क्रोध में आ गया अजात शत्रु और उसने वत्सकार को क्रोधित होकर के अपने राज्य से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया कि तुम जैसा मंत्री मुझे नहीं चाहिए जो राज्य का विस्तार न चाहता। निकाल। वत्सकार जब मगध से निकल गए तो पहुंचे, निकले चले जा रहे जंगल में, पता लगा वज्र संघ वालों को, तो उन्होंने अपना दूत भेजा और अपने राज्य में बुला लिया कि भाई तुम मेरा पक्ष लेने की वजह से तुम्हें निकाला गया है, तुम्हें निकाल दिया है मगध के अजात शत्रु ने, तो आओ तुम मेरे राज्य में आओ, तुम्हारा स्वागत है। आ गए वत्सकार वैशाली राज्य में और अमात्य माने सचिव, मिनिस्टर के रूप में काम करने लगे और धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाने लगे और 1-2 वर्ष के अंदर महामात्य हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, वजीर आजम हो गए। तो अब क्या कर रहे हैं, वत्सकार के एक और अमात्य को बुलाते हैं धीरे से अपने पास में कि जरा आज मुझसे मिल लेना। आता है दूसरा अमात्य, उससे ऐसे ही सामान्य बातें करते हैं, तुम्हारे बच्चे कितने हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बोले MBA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, अच्छा बोले ठीक, कोई जरूरत हो तो बताना, ऐसी बातें कर। कल्पना कर लीजिए MBA BTech तो नहीं होता था, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, मजा लीजिए। ऐसी बातें करी और कहा कि सुनो मैंने तुमसे क्या कहा है ये किसी को बताना नहीं, ये मेरे तुम्हारे बीच की बात है। सारे अमात्यों को इसी तरह बुलाते हैं, अलग अलग
एक एक करके और ऐसी बातें करके छोड़ देते हैं। एक अमात्य दूसरे से पूछता है, भाई तुमसे क्या बात हुई? अगर वो अमात्य सत्य बता देता है तो कोई मानता नहीं है, और अगर नहीं भी बताता है तो भी आदमी के अंदर भ्रम पैदा हो जाता है। पूरे मंत्री परिषद में अमात्य दल में फूट पड़ गई, सब एक दूसरे से अलग हो गए, उनकी एकता विखंडित हो गई, वज्जियों की, वैशाली की। और तब संदेश भेजा वत्सकार ने अजात शत्रु को कि महाराज आक्रमण करिए। आक्रमण हुआ, युद्ध ही नहीं हुआ। युद्ध क्या, भेरी घोष हुआ, नगाड़े बजते रहे, सैनिक नहीं आए, सैनिकों के सरदार ही नहीं आए लड़ने के लिए। उन्होंने कहा तुम लड़ो जाकर के, बोले तुम लड़ो जाकर। इसी भेरी को तो डंका कहते हैं। डंके बजते रहे, भेरी बजती रही, नगाड़े बजते रहे, दुदुम्बी बजती रही, सेना तैयार ही नहीं थी युद्ध करने के लिए। युद्ध कैसे होता, युद्ध कैसे होता? न सैनिक है, न सैनिक सरदार हैं। और वैशाली मगध साम्राज्य का अंग हो गया। लिच्छवी हार गए, वैशाली हार गया, वज्र संघ हार गया। बुद्ध ने क्या कहा था? बुद्ध ने वैशाली की शक्ति का स्रोत बता दिया था, और वही वत्सकार ने पकड़ लिया था, और वही अजात शत्रु ने पकड़ लिया। अजात शत्रु ने निकाला नहीं था वत्सकार को, ये रणनीति का एक हिस्सा था। तो यहां पर चोट कहां की गई? शक्ति के स्रोत। राम की शक्ति का स्रोत है जन, जनता शक्ति का स्रोत है। इसलिए जो विरोधी हैं, उन्होंने राम की शक्ति के स्रोत को ही क्षीण करना प्रारंभ कर दिया। राम के विरोधियों को सहायता देने वाले वे पुरोहित भी हैं जिन्हें वशिष्ठ के दरबार में एकाधिकार होने से महत्व नहीं मिला है। वशिष्ठ वैदिक परंपरा के ऋषि हैं, इसलिए जो नया स्वरूप धर्म का बनना शुरू हो गया था, जो कर्म कांड आधारित था, तो वैदिक स्वरूप में और कर्म कांडीय स्वरूप में भी संघर्ष प्रारंभ हो गया था मेरे राम। और ऐसे ब्राह्मणों को भी महत्व नहीं मिल रहा था राम के दरबार में, क्योंकि वशिष्ठ वहां पर मौजूद थे। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। अब देखिए, घटनाएं घट रही हैं लगातार। राम के एक बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, नाम है उनका भद्र। राम के अयोध्या में कुछ ऐसे मित्र हैं जो राजा के मित्र नहीं हैं, राजा रामचंद्र के मित्र नहीं हैं, वो राम के मित्र हैं। ये राम के अपने हैं, जो राजपद के कारण मित्र नहीं हैं, व्यक्ति के कारण मित्र हैं। मित्र कौन है? बिना किसी लाभ की प्रत्याशा के
जो लोग जुड़ते हैं वही तो मनमीत होते हैं। ऐसे ही मनमीत हैं भद्र, राम के मित्र। और एक दिन आए हैं भद्र राम के पास, हास प्रयास चल रहा है, बातें बातें हो रही हैं। अचानक राम पूछ बैठे हैं भद्र से अपनी छवि के बारे में कि हे भद्र, बताओ मुझे तुम मेरी इमेज के बारे में कि जनता के बीच में मेरी इमेज क्या है, मेरी छवि क्या है। भद्र ने बताया कि लोक मानस में शासन प्रशासन की प्रशंसा हो रही है, अपराधों में तीव्रता से कमी आई है, जनता से कर भी उचित मात्रा में लिया जा रहा है, हाई टैक्सेशन नहीं है, अति कराधान नहीं है। लेकिन भद्र कहते हैं, मेरे राम, भद्र कहते हैं कि राम की जो व्यक्तिगत छवि है, व्हाट्स अ पर्सनल इमेज, उसको लेकर के प्रश्न किए जा रहे हैं। देखिए, भद्र एक राजनैतिक व्यक्ति नहीं, जो घट रहा है वो राम को बता रहा है। राम के खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार को वो समझ नहीं पाया है, उस निगेटिव पब्लिसिटी के हिडन एजेंडे को भद्र नहीं पहचान पाया है, वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग कर रहा है। भद्र ने राम को उनकी छवि के बारे में इस उद्देश्य से बताया है कि राम अयोध्या की जनता को एक बार स्पष्टीकरण दे दें, एक सक्षम स्पष्टीकरण दे दें, जिससे कि जनता शांत हो जाए। नीति भी कहती है कि जनता और राजा के मध्य नियमित संवाद होना चाहिए, और संवाद टूटा हुआ है राजा के बीच में और जनता के बीच में। टूटा हुआ है संवाद कई समय से। भद्र नहीं जानता था, मेरे राम, भद्र नहीं जानता था कि राम स्पष्टीकरण देना नहीं जानते हैं। ये राम की विशिष्टता है कि राम स्पष्टीकरण देना नहीं जानते। भद्र बिल्कुल नहीं जानता था कि राम मर्यादा की स्थापना के लिए कितने अधिक भावुक हो सकते हैं। मानव है मेरे राम। राम और सीता पर आरोपों की बौछार शुरू हो गई है। भद्र मर्यादा और मूल्य नाम के उस हथियार की शक्ति को नहीं जानता था जो ऋषियों ने दे रखी है समाज। समाज को एक बड़ी शक्ति दे दी ऋषियों ने, और वो शक्ति क्या है? वो शक्ति है, दो प्रकार की शक्ति है। एक शक्ति का नाम है मर्यादा और दूसरी का नाम है मूल्य। भद्र नहीं जानता है स्त्री को अपने वश में करने और किसी को भी अपमानित करने का, देखने में अहिंसक लेकिन अत्यधिक मारक हथियार है अब समाज के हाथों में। बड़ा तेज हथियार है, बड़ा तेज हथियार है कि आप मर्यादा के हथियार से किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी व्यक्ति की इमेज के ऊपर अपयश आरोपित कर सकते हैं। और मेरे राम,
यशस्वी को अपयश की ओर ले जाने वाला ये हथियार अब समाज के उस वर्ग के हाथ में है, उस वर्ग के हाथ में है मेरे राम, जो यशस्वी तो हो नहीं सकता। ये वो वर्ग है जो स्वयं यशस्वी नहीं हो सकता, यशस्वी हो नहीं सकता, लेकिन ये वो वर्ग है जो किसी को भी अपयश अवश्य दे सकता है। अपयश देने में ये सबसे आगे है। सीता की शुचिता और राम की मर्यादा पर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। ये वही आरोप थे, ये वही आरोप थे जो अहिल्या पर प्रयोग किए गए थे। ये वही आरोप थे जो अहिल्या पर प्रयोग किए गए थे। भद्र ये नहीं जानता था कि राम अब भावनावादी हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, इमोशनलिस्ट हैं, जो लोग किसी उत्कृष्ट व्यक्ति के दिल के करीब होते हैं। मेरे राम, एक बड़ी खास बात है कि वे लोग जो किसी उत्कृष्ट व्यक्ति के बड़े करीब होते हैं, वे लोग ही अपने प्रिय के दिमाग को पढ़ना भूल जाते हैं। वो नहीं पढ़ पाते हैं अपने प्रिय व्यक्ति के दिमाग को कि वो क्या सोच रहा है, और उत्कृष्ट व्यक्ति कुछ ऐसे निर्णय लेता है जिनसे सबसे ज्यादा उसके अपने ही चौंकते हैं। सबसे अधिक प्रभावित कौन होते हैं? वे व्यक्ति जो उसके अपने होते हैं। उत्कृष्ट व्यक्ति की विशेषता होती है कि देखने में वो बहुत सरल सहज होता है, बड़ा सहज होता है, बड़ा सरल होता है, लेकिन अपने अस्तित्व में ऐसा बहुत कुछ छुपा कर रखता है, बहुत कुछ छुपा होता है उसका अपने हृदय के अंदर, अपने अस्तित्व के अंदर, कि जिसका आभास किसी को नहीं होता है। किसी को जिसका आभास ही नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, इसके मन में क्या है, और किस क्षण ये क्या कर बैठेगा नहीं जानता। वो कुछ नहीं जानता, दूसरे लोग जान ही नहीं पाते। ये बात भी भद्र को पता नहीं है, जो राम का मित्र तो है, मनमीत तो है, लेकिन नहीं जान पा रहा है। और एक बात भी, जो प्रचार चल रहा है, राम के खिलाफ दुष्प्रचार चल रहा है, उसमें एक बड़ी बात है कि रावण वध किया है राम ने, लेकिन रावण के वध करने से अयोध्या को लाभ क्या हुआ? एक बड़ा प्रश्न। राम को अन्य स्रोतों से पता लगता है कि जनता रावण के वध को अनैतिक नहीं मान रही। वो राम की इस क्रिया को नैतिक नहीं मान रही है, और ये मानती है जनता अयोध्या की कि राम का उद्देश्य तो सीता को फिर से पाना मात्र था, बस, और इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं था। जनता में रावण की छवि बहुत खराब नहीं। एक विशेष बात देखो मेरे राम, कि जनता में रावण की छवि बहुत खराब नहीं। कारण है क्योंकि रावण के अत्याचारों से अयोध्या का सामना तो हुआ ही नहीं। रावण ऋषि पुलस्त्य का पौत्र ब्राह्मण विद्वान है। रावण के बेटे ने इंद्र को परास्त किया है, इंद्र को परास्त किया है।
रावण अति धनपति है, इसलिए भी रावण के प्रति आकर्षण है मेरे राम, बहुत आकर्षण है जनता में रावण के प्रति। धन के प्रति आकर्षण कब नहीं होता और किसके अंदर नहीं होता, सोच के देखो। राम ने रावण का वध करके लंका तो दे दी विभीषण को, स्वर्ण नगरी लंका दे दी है विभीषण को। अयोध्या के पास स्वामित्व नहीं है, अधिकार नहीं है, अयोध्या के अधीन नहीं है लंका। अयोध्या वासी लंका विजय का जश्न क्यों मनाए? क्योंकि उस जश्न से कोई लाभ तो उन्हें मिलना नहीं है। जीता और जीतकर दूसरे को दे दिया। बाली का वध किया है राम ने, और बाली का वध करके भी राम किष्किंधा दे आए हैं किससे? सुग्रीव को। राम की विजयों से अयोध्या का साम्राज्य तो बढ़ा ही नहीं, बढ़ा ही नहीं है साम्राज्य। जैसी अयोध्या थी, जैसा कौशल राज्य था, वैसा ही बना हुआ है। दंडकारण्य पर भी राम ने सूर्य वंश की पताका फहराई नहीं। वो दंडकारण्य जो आधीन था कौशल के पहले से ही, उस दंडकारण्य को भी अपना नहीं बनाया है राम ने, और यूं ही खुला छोड़ आए हैं। तो क्या लाभ है मेरे राम, क्या लाभ है अयोध्या वासियों को, कौशल साम्राज्य के लोगों को, कि वे राम के इस पराक्रम के मुरीद हो जाएं, उसके लिए उनका आभार माने और ये देख सके और ये जान सके कि क्या मिला है इस राज्य को। क्यों वो जाकर के राम के गुण गाएं? वो तो राम का विरोध कर रहे हैं और बता रहे हैं कि राम ने तो अपनी शक्ति का अपव्यय किया और राज्य के हित में कुछ नहीं किया। और कुछ भी तो ऐसा नहीं है जिसके लिए वो जश्न मना सके, राम को अपने लिए देख सके, क्योंकि ये तो जनता है, ये उसी को सराहती है जो उसे कुछ देता है, प्रत्यक्ष देता है। इसी को तो कहते हैं कलेक्टिव पॉलिटिक्स। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। राम राज नभगेश सुनो, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाही, कृत दुख काहू ही नाही।